चक्रव्यूह बनाकर घेरा जाएगा। जमीन आसमान से हमला होगा। नक्सलियों का जड़ से सफाया होगा। सुकमा का बदला कमिंग सून। बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। नक्सलियों की तबाही का नेशनल सिक्योरिटी प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है। मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट आपको संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे और दूसरी स्टोरी में सबूत के साथ बताएंगे फारूक अब्दुल्ला को सेना से एलर्जी और आतंकियों से हमदर्दी क्यों है। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। संडे की तीसरी सबसे बड़ी स्टोरी में आपके सामने होगा तस्करी की दुनिया का किंग बन चुके यूपी के कर्नल का काला लोक। हवा में वाइल्ड लाइफ के वो लियोपर्ड के खाल भी मिले, हिरन के खाल भी, सिंग मिले, स्कल एंड सिंग। लेकिन सबसे पहले देखिए नक्सलवाद के खिलाफ मोदी का अभेद चक्रव्यूह। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। घड़ी की सुई जितनी तेजी से बढ़ रही है, नक्सलियों की मौत उतनी ही करीब आती जा रही है। 24 अप्रैल को सुकमा नक्सली हमले में 25 जवानों की शहादत के बदले का वक्त आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सुकमा हमले के गुनहगारों के लिए खून खराबा करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मौत का चक्रव्यूह तैयार किया है। क्या है ये चक्रव्यूह? कब और कैसे इस चक्रव्यूह से लिया जाएगा सुकमा का बदला? देखिए इस रिपोर्ट में। सुकमा के 25 जवानों की शहादत का बदला लेने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। इन आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब नक्सलियों से बहुत जल्द लिया जाएगा। सुकमा नक्सली हमले के मास्टरमाइंड हिडमा की मौत अब नजदीक आ गई है, क्योंकि सरकार ने दुश्मनों के खिलाफ अब एक्शन का मन नहीं प्लान बनाया है। छत्तीसगढ़ में जवानों की जान से खेलने वाले नक्सलियों के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पीएम से ग्रीन सिग्नल के बाद गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम शामिल है। 200 जवानों की कई टुकड़ियां बनाई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो वहाँ की लोकल पुलिस है
वो इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करें, वहाँ के SHO SPs वो CRPF को साथ लेके चले एज अ स्ट्राइक फोर्स एंड वो इन ऑपरेशंस को लीड करें। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को धारदार और अचूक बनाने के लिए CRPF ने नक्सलियों के गढ़ में सड़क निर्माण कार्यों में लगे जवानों को वापस बुला लिया है। सुकमा में 15 दिन के लिए सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। लगता है ये एक नई रणनीति जो सरकार जो जिस तरीके से नई रणनीति पे काम कर रही है उसका एक भाग ये हो सकता है कि रोड ओपनिंग भी एक प्रकार से वो एंटी नक्सल ऑपरेशन का ही भाग है और वो अभी रोका गया होगा क्योंकि इस रणनीति में वो उनको किसी तरीके से और उसका उपयोग करने की सरकार सोच रही होगी। सुकमा नक्सली हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। नक्सलियों के सफाई के इस बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी के विजय कुमार नाम के उस अधिकारी पर है जिन्होंने कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का काम तमाम किया था। के विजय कुमार ने शनिवार को सुकमा का दौरा किया था। कहा जा रहा है कि इस दौरान CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के कंधों पर है। के विजय कुमार शनिवार को सुकमा पहुंचे। पुलिस अधिकारियों CRPF के जवानों के साथ उन्होंने बड़ी मीटिंग की और ऑपरेशन की रणनीति बनाई। एक तो उनके जाने का कारण ये हो सकता है फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे, क्योंकि यहाँ की खबरें जो मिलती हैं सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, वहाँ जाके उनको एट फर्स्ट हैंड सिचुएशन की अप्रिसिएशन होएगी और ज़रूर वो कोई ना कोई प्लान निकालेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के DG शरद कुमार की खुफिया रिपोर्ट के बाद के विजय कुमार 3 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ गए। सूत्रों के मुताबिक खुफिया टीमों ने नक्सली इलाकों में अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं। CRPF जवानों की तैयारियां जोरों पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब सिर्फ राइट टाइम का इंतजार है। सुकमा के सुदीप त्रिपाठी और भोपाल से अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि सुकमा हमले की जांच केंद्र सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप सकती है। लेकिन जांच के साथ साथ जरूरत बदले की भी है, जरूरत नक्सली हमले को हमेशा के लिए रोकने की भी है। युद्ध, विकास और नक्सलियों के गढ़ में सड़क नेटवर्क, ये नक्सलवाद के सफाई का त्रिकोण है और इस त्रिकोण में अब युद्ध बेहद जरूरी है। तो ये सब बातें जो आती हैं कि उन पे नेगोशिएशन होना चाहिए या उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब इनसे हट के हमें सोचना पड़ेगा और सशस्त्र आंदोलन को सशस्त्र माध्यम से ही कुचलने का प्रयास करना चाहिए। नक्सल मामलों के जानकार कृष्णदास का मानना है कि हथियारबंद नक्सलियों का एकमात्र इलाज जवानों की गोलियां हैं। नक्सलवाद को लेकर देश की सरकारों का दशकों पुराना नरम रवैया बहुत भारी पड़ा है। साल 1980 से लेकर साल 2015 तक यानी 35 सालों में नक्सली हमलों में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3,000 से ज्यादा सुरक्षा बल शामिल हैं। एक जानकारी के मुताबिक भारत में सक्रिय नक्सलियों की कुल संख्या करीब 20,000 है, जिनमें 6,000 से 8,000 नक्सली ऐसे हैं जो खूंखार हमलावर हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 राज्यों और 106 जिलों में नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन हम नक्सलियों के आंकड़े जुटाने के अलावा अब तक कुछ खास कर नहीं सके। LTT जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटा सा देश श्रीलंका उखाड़ के ख़त्म कर सकता है, तो जिस दिन एक लेवल ऑफ सीरियसनेस आ जाएगा, जिस दिन ये इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति इस बात की आ जाएगी, तो अवश्य ख़त्म हो सकता है। आज की तारीख में सुकमा नक्सलियों की राजधानी बन चुका है। सुकमा में 75% से ज्यादा इलाकों में घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों में नक्सली पनपते हैं, रहते हैं और आसपास के गांव वालों को, गरीब मजदूरों को बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल के दिनों में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का सरकारी अभियान भी कुछ हद तक कामयाब रहा था।
और सड़क ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं बढ़ाकर सरकार आम लोगों के लिए विकास का रास्ता और नक्सलियों के लिए जहन्नुम का रास्ता तैयार कर रही थी। सुकमा हमले से पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि जवानों के बल प्रयोग किए बिना शांति के रास्ते से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। जिस धरती पर नक्सलवाद का जन्म हुआ था और जिसके कारण देश में नक्सलवाद की चर्चा हुई थी, वहां पर भी जाकर के देखिए, अनुभव के बाद वो सीखे और उन्होंने भी वो रास्ता छोड़ दिया। आज वो नक्सलबारी जहां से हिंसा का मार्ग शुरू हुआ था, बम बंदूक और गोलियां चलती थी, रक्त की धाराएं बहती थी, आज वहां बंद हो गया। मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। सुकमा नक्सली हमले के बाद मोदी सरकार का इरादा सख्त हुआ है। देश का दबाव है, जन जन के सीने में जल रही बदले की आग है। ऐसे में अब जरूरत है नक्सलवाद के खिलाफ दमदार सर्जिकल स्ट्राइक की। सुकमा से सुदीप त्रिपाठी और भोपाल से अखिलेश सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में एंटी नक्सल प्लान पर काम कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला लगता है जैसे एंटी नेशनल प्लान पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और आतंक प्रेम में डूबे फारूक अब्दुल्ला ने देश के जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला देश में राजनीति कर रहे हैं या देश के खिलाफ साजिश? ये फारूक अब्दुल्ला है। 79 साल की उम्र में साजिशों का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले अब्दुल्ला साहब उन जवानों का अपमान कर रहे हैं जो 20 से 30 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। शतवो नफर मरिक सीआरपी छत्तीसगढ़ मज तून चुन चूट शोर यूतान यम 3 आर्मी हिंद मरिक कुपवार बैन छवाया कम खातिर यूजन के नफरत बढ़ी मुसलमानों खिलाफ इसे जगह माजो बेनियो। भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिशों वाला और शहादत का मजाक उड़ाने वाला ये बयान फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को समय दिया, जब कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही थी। कोई भी बात ऐसी ना कही जाए ना करी जाए जिससे हमारे सेनाओं के या अर्धसेना बलों का मनोबल घटता हो। ये राष्ट्र ऋणी है अपनी सेना और सेना बलों को। जितना प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ फारूक साहब ने किया, इतना शायद शेख साहब ने भी नहीं किया था। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत गवर्नर राज कीजिए। शहादत को भी सांप्रदायिक रंग देने वाले ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कभी जवानों पर होने वाली पत्थरबाजी को कश्मीर की आजादी का नाम देते हैं। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा। कभी भारत को ही ललकारते हुए कहते हैं कि भारत के पास वो ताकत नहीं जो पीओके हासिल कर दे। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले। सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता। सवाल यह है कि जिस पार्टी की ऐसी देश विरोधी सोच हो उसे क्या देश में जगह मिलनी चाहिए? वो
शांति के पक्ष में नहीं, वो अशांति फैला के ही अपने आप को जीतना चाहता है, जैसे उसने पहले जीता है। अब भारत को इसका बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला को अलगाववादी और पत्थरबाज इतने प्यारे क्यों हैं कि वो उनके लिए देश हित को किनारे लगा देते हैं। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को उन्हें नोटिस भेजना चाहिए था। इस तरह की बातें करने के लिए उन्हें चुनावों से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जिस देश ने फारूक अब्दुल्ला को संसद पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उसी देश के खिलाफ साजिशों वाले बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला को क्या शर्म नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पत्थरबाजों, अलगाववादियों की पैरवी और आप शहादत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, ये विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे नेताओं का क्या करें। चलिए अब आपको एक कर्नल का तस्कर लोग दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा विदेशी हथियार, 2 लाख से ज्यादा कारतूस और जानवरों की खाल मिली है। कहा जा रहा है कि कर्नल के मकान से तस्करी का इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था। शिकंजे में मेरठ का इंटरनेशनल तस्कर। इस तस्वीर में जो शख्स बाईं तरफ दिख रहा है वो रिटायर्ड कर्नल का बेटा प्रशांत है। प्रशांत के मेरठ वाले घर में 16 घंटे की रेड के दौरान 100 से ज्यादा विदेशी हथियार, 2 लाख से ज्यादा कारतूस, 1 करोड़ से ज्यादा कैश, 100 किलो से ज्यादा मांस और जानवरों की खाल बरामद हुई है। इस तस्वीर में 3 शख्स दिख रहे हैं। बीच में जो शख्स है उसका नाम अमित गोयल है और दाहिनी तरफ स्लोवानिया का नागरिक बोरिस है। अमित गोयल और बोरिस के साथ एक और शख्स की गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी। इनसे पूछताछ के बाद ही जांच एजेंसी मेरठ के सिविल लाइंस में प्रशांत के पिता रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर पहुंची। शनिवार को दिन के 11 बजे रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर अचानक 3 टीमों ने छापेमारी की। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सब कुछ सील कर दिया गया। जहाँ पे कर्नल देवेंद्र कुमार रहते थे और उनके साथ उनके बेटे जो शूटर हैं प्रशांत बिश्नोई, वो रहते थे। फिलहाल इनका घर बंद है और यहाँ पर तमाम चीजें बरामद हुई। किसी को कुछ पता नहीं था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कस्टम एक्साइज की 3 टीमों ने एक साथ छापेमारी की थी। यूपी पुलिस की टीम रेड करने वाली टीम को सिक्योरिटी दे रही थी। 16 घंटे तक लगातार छापेमारी चलती रही और जब रात के 3 बजे छापेमारी के बाद रेड टीम ने घर से मिले सामानों का खुलासा किया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग हैरान रह गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लेपर्ड की खाल जो प्रतिबंधित है, कुछ सींग, खोपड़ी, कुछ खोपड़ियाँ ऐसी जो जिनके मुंह जिसको स्टफ करके बोला जाता है, जिसको लैंग्वेज में हम ट्रॉफीज बोलते हैं, वो सब हमें बरामद हुई। इसके साथ साथ हमें 100 किलो से ज़्यादा मांस, वन्य जीव का मांस भी बरामद हुआ है जो एक फ्रीजर में रखा गया था। कर्नल के घर से डीआरआई को छापेमारी में 100 से ज्यादा विदेशी हथियार, 2 लाख से ज्यादा कारतूस मिले, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा रेड करने वाली टीम को भी हैरान कर रही थी। जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बंदूकें जो थी वो सारी चीज़ें प्रशांत बिश्नोई रखता था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल पुलिस भी यही जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सारी चीज़ें किस मकसद से थी और कहाँ से इतने असलहे आए। इसके अलावा इस रेड में 100 किलो से ज़्यादा कच्चा मांस मिला है। इसे पैक करके फ्रीजर में रखा गया था। साथ ही हिरणों की 5 खोपड़ी, सांभर हिरण के सींग, काले हिरण और चिंकारा के सींग, जानवर की खाल और हाथी दांत बरामद किए गए। इन तस्वीरों में देखिए, हिरण की सींग रखी हुई है, खोपड़ी भी है और जानवरों की खाल भी बरामद की गई। रेड टीम ने सब कुछ जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। बरामदगी के बाद डीआरआई के अधिकारियों ने रिटायर्ड कर्नल से कई घंटे पूछताछ की है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। 2 पुलिस वाले कर्नल के घर में मौजूद हैं। राजीव शर्मा के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, मेरठ।